अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक स्टोरी के ज़रिए थोड़ा सा छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ। आई होप आप लोग उस मैसेज को समझ सको जो कि मैं स्टोरी के ज़रिए देना चाहती हूँ। और ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, बल्कि बस कुछ ही पार्ट्स के बाद ये एंड ही हो जाएगी। सो आई होप जो आपको मैं मैसेज देना चाहती हूँ आप समझ सकें उसको। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी और वे हुशियान की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। और विशु जो कि आप स्कूल जाते हुए हद से ज़्यादा ही मोहतात रहता था, और वांग जी ने उसे बोल दिया था कि अगर उसे कोई भी टेंशन हो, कोई भी मसला हो, या अगर उसके सार उसे दोबारा से तंग करें तो वो सीधा उसे कॉल करे। और आज 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वैन चाओ ने कुछ भी नहीं किया था। और फिर विशु के खदशात जैसे काम होना शुरू हो गए थे। हाँ, सार इतने ज़्यादा बुरे नहीं है ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अब वो दोबारा से सार को अच्छा ही समझने लग गया था, क्योंकि उस दिन के बाद तो उन्होंने कोई भी बदतमीज़ी नहीं की थी। और अब तो वो पढ़ाते भी अच्छी तरह से थे और उसको डांटा भी नहीं था, पनिश भी नहीं किया था। और वो हैरान था और खुश भी था। चलो अच्छा हुआ सार को अकल आ गई। और अब छुट्टी हो चुकी थी और उस दिन के बाद तो वांगजी उसे खुद ही लेने आता था। और अब वो वांगजी के साथ अपने घर ही जाने के लिए तैयार था कि वैन चाओ ने उसे पीछे से आवाज़ दे दी। वे हुशियान, जी सर। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए वहाँ पे बुलाया था। मेरा ऐसा वैसा करने का कुछ इरादा नहीं था। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं है। बस आप मेरे करीब मत आया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे करीब आए या मुझे टच करे। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। और तभी वांगजी ने जैसे वो शान को आगे कर लिया था, उसे साथ लेके जाने लगा। और वैन चाओ ने पीछे से बोला, और तुम्हारे अंकल का क्या? जब वो तुम्हें टच करते हैं तब तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? ये चुपता हुआ सवाल था। और फिर वांग जी को अब जवाब देना ही था। उसने पीछे मुड़ के वैन चाओ की तरफ देखा। हाँ, नहीं लगता और लगेगा भी नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं इसका अंकल नहीं हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ। और परसों हमारी शादी होने वाली है। और मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक बेवकूफ़ पागल सा लड़का है और आपकी जो मर्ज़ी होगी आप इसके साथ वैसे ही करेंगे। इसके साथ मैं हूँ, ये मेरी वाइफ़ है, ये मेरा मेट है। और मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कि कोई इसके साथ मिसबिहेव करे। ये पढ़े या ना पढ़े, आपको कोई राइट नहीं है कि आप इसे पनिश करें। और अगर पनिश करना भी है तो सबके सामने करें, ऐसे अकेले अपने रूम में ले जा के नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप एक टीचर हैं और आपको अपने प्रोफेशन का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रिस्पेक्ट ऐसे ही रहे, ये कभी नफ़रत में ना बदले। आई होप आप समझ गए होंगे मिस्टर वैन चाओ। वांग जी अब इतना बोल के जा चुका था और वैन चाओ बस वहीं खड़ा रह गया था। ये क्या ही बोल दिया था वांग जी ने। क्या वो इस छोटे से लड़के से शादी करने वाला है? और वो विशियान, वो भी तो कैसे उसके साथ चार्ली पड़ा था। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैन चाओ ऐसा नहीं होने देगा। उसने सोच लिया था। हाँ, उससे कौन सा वशियान से प्यार है या वो उससे शादी करना चाहता है। उसे बस वो हासिल करना है। वो उसकी ज़िद मान चुका है और अब वांची की बातों ने तो जैसे उसे और ही ज़्यादा भड़का दिया था। वो इसे एक चैलेंज समझेगा। वो वांची से पहले ही वो शान को क्लेम करेगा, उसे अपना बनाएगा। और फिर वांची को अगर उसे अपनाना है तो अपनाए। वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वांगजी से पहले वो शियान उसका होगा। वैन चाओ ने फैसला कर लिया था और अब उसे बहुत जल्दी इन 2 दिनों में इस फैसले के ऊपर अमल भी करना था। और उसने तो अपना प्लान भी सोच ही लिया था। वो वांगजी के करीब आया था। वांगजी जो कि फिर से अब गाड़ी में बैठने लगा था, वैन चाओ को देख के रुक ही गया था। जी सर।
मिस्टर लैन वांगची, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं इस बच्चे की तरह, लेकिन मेरे लिए ये बस एक स्टूडेंट है और मैंने इसको पनिशमेंट इतने लोगों के बीच में नहीं दी क्योंकि मैं इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहता था। और रही दूसरी बात, तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो शादी की। और हाँ विवशियान, क्या तुम मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगे? वैन चाओ एकदम फ्रेंडली होकर पूछ रहा था और विवशियान कंफ्यूज नज़रों से वांगची की तरफ देख रहा था। हाँ सर, बुलाएंगे, आप ज़रूर आइएगा। अंकल, आई मीन वांगची, इनको कार्ड दे ना हमारी शादी का। विशु ने तो जैसे एकदम से वेंचाओ को माफ़ी कर दिया था, और वैसे ही था, वो जितनी जल्दी गुस्सा होता था, जितनी जल्दी नाराज़ होता था, उतनी जल्दी मान भी जाता था। और फिर वांगजी ने अपनी गाड़ी से निकाल के वेंचाओ को कार्ड दे ही दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और ना ही राज़ी था उसे बुलाने के लिए। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हर वो शान का टीचर है ना, तो इस नाते तो उसे बुलाना ही पड़ेगा ना। वांगची और वो शियान अब घर की तरफ जा रहे थे और वैन चाओ बस वहीं खड़ा खड़ा वांगची की स्वीट सी सेंट को फील कर रहा था। हाँ, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, ये उसके काम आने वाला है। घर पहुंच के तो वही रूटीन थी विवशियान की। अब उसे छुट्टी के लिए अप्लाई भी करना था, लेकिन वांगजी ने उसे बोल दिया था कि वो कोई स्कूल से छुट्टी नहीं करेगा जब तक उसके एग्ज़ाम नहीं होते। वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। और वो बस इस बात पे अब नाराज़ होकर ही बैठा हुआ था। और फिर सैमी ने उसे समझाया, देखो तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं शादी के बाद नहीं पढ़ूंगा। हाँ, तो शादी के बाद मत पढ़ना, लेकिन अभी शादी हुई नहीं है, अभी पूरे 2 दिन रहते हैं और तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने में भी अभी 1 हफ़्ता बाकी है। तो क्या तुम इतना सा मैनेज नहीं कर सकते? 1 हफ़्ता पढ़ लो, एग्ज़ाम दे लो, पास हो जाओ, फिर बेशक मत पढ़ना, कम से कम मैट्रिक तो कर ही लो ना तुम। वांगची ने उससे बोला था और अब शियान मुंह बना के अपने भाई की तरफ देख रहा था, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली थी। हाँ सही है, ठीक है, आप दोनों मिल जाओ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सब बस मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस 1 हफ़्ता, और फिर एग्ज़ाम्स के बाद मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, मत जाना, बस 1 हफ़्ता तो चले जाओ। वांगजी और सैमी दोनों ने कहा था और वशियान मुंह बनाता हुआ अब अपनी मामा यानी कि यू के पास ही जा रहा था। और यू जो कि न जाने किस सही फ़ोन पे बातें कर रही थी, वो एकदम से जैसे डर ही गई थी ना उसको देख के। मामा, प्लीज़ आप भैया को समझाएं और अंकल को समझाएं कि मुझे स्कूल नहीं जाना। नो बेबी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके अंकल ने बोला है तो आपको जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। अच्छी वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। मामा आप भी? हाँ मैं भी। ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे कोई खाने के लिए भी मत बुलाए। वो दोबारा से लैन हाउस नहीं गया था, बल्कि वहाँ पे ही अपनी मामा के पास उनके बेड पे ही लेट गया था। और अब उसे नींद आना शुरू हो गई थी और यूं ने जब देखा कि वो शान सो ही गया, उसने दोबारा से अपना मोबाइल निकाल लिया था और अब वो बाहर जाके किसी से बात ही कर रही थी। हाँ, वो थोड़ी परेशान थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी परेशानी खुशी में बदल गई थी और अब वो बहुत ज़्यादा खुशी और लालच से चमकती हुई आंखों के साथ सोए हुए वशियान को देख रही थी, जो कि मुंह बना के बिल्कुल किसी एंग्री बर्ड की तरह चोंच निकाल के सो ही चुका था। और यूँ आप उसके पास आई। वो कितना ज़्यादा मासूम है और सोते हुए तो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह ही लग रहा था। उसने उसके बालों पे हाथ फेरा। मुझे माफ़ कर देना विशु, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पाला है, चाहे जैसे भी, लेकिन मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें चाहती भी नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। तुम्हें देख देख के मेरे अंदर जेलसी होती है। तुम जो एक लावारिस थे, मैंने उससे पाला, उसके सारे काम किए, और मुझे देखो क्या ही मिला। तुम तो पहले भी महल में रहते थे और आप भी महल में ही हो, और बाद में भी तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आराम से गुजरेगी, लेकिन तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो ना। तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा,
कि मैं यहाँ पे कैसे रहती हूँ। मुझे यहाँ पे कितने मच्छर काटते होंगे, यहाँ पे एसी नहीं है, कितनी गर्मी होती होगी, मैं ठंड में कैसे रहती होंगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुम मुझे अपनी माँ कहते हो, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा वीशु। और अब मुझे ये सब करना पड़ेगा, और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूँगी, लेकिन तुम मेरे बेटे हो ना। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? करोगे ना? और देखो तुम्हारा तो क्या ही जाएगा, तुम तो पागल से हो। कुछ भी नहीं जाएगा, तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, सब सही हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ तो एकदम अच्छी हो जाएगी। और अगर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी आती है तो क्या बुरा हो जाएगा? नहीं होगा ना बुरा। अपनी माँ की हेल्प करोगे ना तुम, मेरे प्यारे बच्चे। और जो भी होने वाला है, मैं तुमसे पहले ही उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना। वो बस उशान की तरफ देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी। हाँ, वो प्लान बना चुकी थी उशान को बेचने का एक रात के लिए वैन चाओ के हाथ। और वैन चाओ ने बहुत दूर की सोची थी। वो उस शान को हासिल करना चाहता था ना, चाहे किसी भी कीमत पे। और उसे इतना तो पता था कि उसके अपने माँ बाप नहीं है, और फिर उसने यो का ही सहारा लिया था। उसे पता था वो कितनी लालची और कितनी पैसे की भूखी है, और उसने यही बोला था कि वो बस एक रात के लिए किसी ना किसी तरह उस शान को उसके हवाले कर दे। बाकी वो सब देख लेगा, और उससे उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और वो शान के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा, ना ही उसे कुछ याद रहेगा। बिल्कुल सब आराम से हो जाएगा। और पूरी रात की भी तो बात नहीं थी, बस 1 या 2 घंटे की तो बात थी। और यूं ने सोचा ये कोई बुरा सौदा नहीं है। वैसे भी चाहे सैमी उस यान को लेके चला जाए या वो वांगजी के साथ रहे, दोनों तरह से फ़ायदा तो वो यान का ही था ना। वो इतना ज़्यादा अमीर था, और वांगजी तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो तो कुछ होने के बाद भी एक्सेप्ट कर ही लेगा। और वो वांगजी को यकीन दिला देगी कि वीशु बिल्कुल मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया, और वो ज़रूर उसकी बात मान लेगा। आखिर वो प्यार में इतना ज़्यादा अंधा जो है। और सैमी, वो भी अपने भाई को ही फेवर करेगा तो क्या हो गया अगर थोड़े टाइम के लिए उस यान को वेंचाओ को दे दिया जाए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अब वो अपना प्लान बना चुकी थी, और उन्हें शादी से एक रात पहले ये सारा काम करना था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन रकम इतनी ज़्यादा थी कि उसके आगे ये डर कुछ भी नहीं था। शाम हो चुकी थी और वो शान अब उठ चुका था। वो अब दोबारा से लैंड हाउस ही जा रहा था, क्योंकि उसके भैया भी तो वहीं रुके हुए थे। वो उन्हें मिस खा रहा था। हाँ ठीक है, उन्होंने अंकल का साथ दिया, लेकिन हैं तो वो उसी के भैया ना। और अंकल भी कितने ज़्यादा ही खड़ूस क्यों ना हो, वो उससे प्यार करते हैं। वो जाके उनको मना लेगा, वो सॉरी बोल देगा। क्या हुआ जो वो उसे मनाने नहीं आए। वो अब दोबारा से लैंड हाउस जाने वाला था, और फिर यूँ ने उसको रोक लिया। बेबी। जी मामा। तुम आज मेरे पास रुक जाओ ना। आपके पास? हाँ ना, देखो कल तुम्हारी शादी की सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, और मैं यहाँ पे कितनी अकेली हूँ। तुम्हारे पापा, वो तुम्हारे बड़े पापा के साथ दूसरी सिटी में गए हुए हैं, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ तुम्हें। क्या तुम एक दिन अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते? सिर्फ एक रात के लिए रुक जाओ मेरे पास। कल तो वैसे ही तुम्हारी शादी हो जाओगी ना मामा। हाँ, नहीं रुक सकते क्या? ठीक है बेबी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पे नींद नहीं आएगी। नो मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रुक जाऊँगा आपके पास, और आप तो मेरी मामा है ना। मैं रुक जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, मैं अंकल को और भैया को मिल के आता हूँ, फिर मैं रात को आ जाऊँगा, आपके पास ही सोऊंगा मैं। सच में? हाँ मामा, मैं ज़रूर रुकूंगा, और हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप मेरा फेवरेट पास्ता बनाएंगी ना? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बस तुम आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। यूँ एकदम से खुशी हो गई थी, और उसने उस यान को अपने प्यार के जाल में फंसा के वहाँ पर रुकने के लिए राज़ी कर ही लिया था। और वो यान तो नहीं जानता था कि वो उसके खिलाफ क्या ही प्लान बना रही है।
वो अब दोबारा से लैन हाउस में ही जा रहा था और उसने सैमी को देखा जो कि अपने फ़ोन के साथ बिजी था। गगा, ये क्या बात हुई? आप मुझे मनाने भी नहीं आए? मैं आप दोनों से नाराज़ होके गया था और ना आप आए और ना वो मेरा बुढ़ा हस्बैंड वो भी नहीं आया। ये बहुत बुरी बात है उशियान, तुम बार बार क्या कहते रहते हो बुढ़ा हस्बैंड? तो और क्या बोलूँ मैं? तुम ऐसे उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भैया, ये आप कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। मुझे भी पहले ये लगा था कि वो शायद तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो तुम्हारा ख्याल नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है वो तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल करते हैं, तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। और तुम जब देखो नखरे ही करते रहते हो, तुम्हारे मुंह से तो 12 बजे का टाइम ख़त्म ही नहीं होता। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। और अब तुमने अगर मेरे ब्रदर इन लॉ को कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो मैं भी नाराज़ हो जाऊँगा। मैं बिल्कुल तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा। सैमी एकदम से उठ के जा चुका था और विशान बस मुंह खोले खड़ा रह गया। अरे भैया को तो देखो, मैं इनका भाई हूँ, लेकिन इन्हें तो बस अपने उस बुढ़े ब्रदर इन लॉ से सारी की सारी हमदर्दी है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। उसका फिर से मुंह बांध चुका था। और अब ये बुढ़ा हस्बैंड है कहाँ? वो बस इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन वांगजी कहीं भी नहीं था। वांगजी कहाँ था? वो तो अपने स्टडी रूम में बैठा था और वो ऑनलाइन किसी मीटिंग को ही अटेंड कर रहा था। और फिर वो शियान ने सोचा, चलो मैं ही जाके बूढ़े हस्बैंड को मना लेता हूँ, उन्होंने तो कुछ कहना नहीं है। और वो अब बिना देखे ही दरवाज़ा खोल के जैसे भाग के जाके वांगजी को पीछे से लिपट ही चुका था और उसने एकदम से उसकी नेक पे और चीक्स पे किसी करना शुरू कर दी थी। और जो लोग मीटिंग में थे वो ये सब देख के तो जैसे हक्का बक्का ही रह गए थे। और वांगजी ने उसको हाथ के इशारे से पीछे करना चाहा था। विशु, पीछे हो जाओ। नो नो, मैं पीछे नहीं हूँगा। आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? देखिए, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप मुझसे बात करें, मैं पढ़ने चला जाऊँगा। विशु, पीछे हो जाओ, भी मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं मीटिंग पे हूँ। मीटिंग मीटिंग अब मुझे नहीं पता, पहले आप बताएं आपने मुझे माफ़ किया कि नहीं? देखिए, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की और मैं पढ़ने जाने के लिए भी राज़ी हूँ ना। अब आप गुस्सा नहीं करेंगे ना? नहीं करूँगा, पीछे हो जाओ। ओके, थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो अंकल, आई लव यू। और विशान ने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में फिर से वांगजी को 2-3 किसेस कार ही दी थी। और अब वांगजी का तो जैसे फेस ही रेड हो चुका था। वो सारे लोग जिनके साथ वो ऑनलाइन मीटिंग में था बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो कि अब वांगजी पे हंस ही रहे थे और वो सारी बातें तो सुन ही चुके थे। ये कौन है मिस्टर वांगजी? ये ये मेरी होने वाली वाइफ है। अरे वाह, इतनी छोटी वाइफ! और वो तो जैसे आप हंसने ही शुरू हो गए थे। और वहाँ जी, वो फिर से रेड फेस लिए हम उन सबको देख रहा था। देखिए मिस्टर, आपको मीटिंग करनी है ना तो आप मीटिंग पे ध्यान दें और फजूल बातें मत करें। हमें अब ये डील करनी है ना तो हमें बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए। वांग जी ने बिल्कुल सीधे से लहजे में कहा था। हाँ ठीक है, हम तो बिजनेस की बात ही कर रहे हैं। वैसे आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वैसे ये मीटिंग और ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप उसे भी शामिल कर लें। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? वांगची को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। वो और नया बिजनेसमैन जिसके साथ वो डीलिंग करने वाला था कुछ ज़्यादा ही ठगी साबित हो रहा था। देखिए मिस्टर जेम्स, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी राइट नहीं देता कि वो मेरी फैमिली के बारे में या फिर मेरी वाइफ के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोले। हाँ, वो इनोसेंट है, वो छोटा है, उसे नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में ऐसा वैसा बोलेंगे। अरे हाँ, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तो हमारे सामने आके सब कुछ कर ही सकता है ना। और अभी हमने देखा उसने क्या ही किया। और शायद ये भी आपका कोई डील लेने का नया ही तरीका होगा कि ऐसे सब के बीच में अपनी वाइफ को प्रेजेंट करना और फिर चाहे जो मर्जी हो उसकी बोली लगा ले। वैसे कितने में देंगे आप उसे मुझे? वांची ने एकदम से लैपटॉप बांध ही कर दिया था। ये विशु और उसकी बेवकूफ़ियाँ उसे कितना ज़्यादा जलील करवा चुकी थी। और अब वो बिजनेसमैन क्या ही बोल रहे थे, वो वांची को क्या समझ रहे थे और विशु को क्या ही समझ रहे थे कि वो ऐसे सरेआम उसको नुमाइश के लिए पेश कर रहा है। यानी कि वो क्या ही है, वो क्या ही समझ रहे थे उसे।
विशु एकदम फिर से आ गया था और अब की बार वो वांग जी के लिए कॉफ़ी लाया था। अंकल देखे मैं कॉफ़ी लेके आ गया, लेकिन वांग जी एकदम से गुस्से से मुड़ा था। तुम्हारा ये बचपना कभी ख़त्म होगा कि नहीं? अंकल, क्या अंकल, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है अपने अंदर थोड़ी सेंसिबिलिटी पैदा करो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। लेकिन तुम्हारा ये बचपना तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ख़राब हो गई। वांग जी जो कि अब विशु को डांट रहा था, लेकिन विशु वहीं खड़ा रह गया था। पहली बार था जब वांग जी ने उससे ऐसे ही बात की थी, और वो तो उसे सॉरी बोल चुका है ना, और उसने बोला कि वो नाराज़ भी नहीं था। फिर अब वो क्यों ही गुस्सा कर रहा है? अंकल, क्या अंकल, चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मुझे अंकल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। जब देखो बेवकूफ़ी की बातें ही करते रहते हो, तुम्हारा बचपना ख़त्म ही नहीं होगा और मैं तुम्हारे चक्कर में खुद पागल हो जाऊँगा। वांग जी जो कि कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, उसने वो शियान को डांट दिया था और वो बस रोता हुआ वहाँ से निकल चुका था। हाँ ठीक है, मुझसे ज़्यादा इनको अपना बिजनेस प्यार है। कितना कहते थे मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। ये करेंगे मेरा ख्याल। नहीं रहना मुझे यहाँ पे, जा रहा हूँ मैं मामा के पास। मैं मामा के पास ही रुकूँगा, सुन ले आप दोनों। भैया आप भी सुन लो। और हाँ, बुड्ढे हस्बैंड आप भी सुन लो, मैं आज मामा के पास रुकने वाला हूँ और कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा, ना कोई मनाने आएगा। नहीं आऊँगा मैं वापस, नहीं करनी मुझे शादी। मैं बस जा रहा हूँ, नहीं रुकना मुझे। वो शान जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुका था, पहले भैया ने कैसे उसे खरी खोटी सुनाई और वांगची ने तो जलील ही कर दिया था। उस बेचारे ने किया ही क्या था, कुछ भी तो नहीं किया था। और अब वो अपनी मामा के पास ही आ चुका था। उन्होंने उसके लिए पास्ता बना के रखा हुआ था, लेकिन उसने बोला उसे भूख नहीं है, वो बस सोना चाहता है। वो जाके बेड पे लेट गया था और उसने पिलो का हाथ काट लिया था, उसे कितना ज़्यादा ही रोना आ रहा था। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? पहले इतना प्यार करते हैं और फिर डांट भी देते हैं। बस सब वैसे ही होते हैं, सब बुरे लोग होते हैं, कोई अच्छा नहीं है, किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। वो बस यही सोच रहा था और फिर रोते रोते वो काफ़ी सो गया था, उसे पता ही नहीं चला। और वांची को भी अब अफसोस ही हो रहा था, उसने विशु को कितना ज़्यादा ही डांट दिया था। मैं उससे सॉरी बोलने जाऊँ क्या? उसका दिल बार बार कह रहा था कि उसने गलत किया, उसे विशु को मनाने जाना चाहिए। वो आप दिल के हाथों मजबूर हो के विशु को मनाने जा रहा था। और रात के 12 ही बजने वाले थे जब एकदम से कोई विशु के ऊपर ही आ गिरा था, और विशु तो जैसे डर के उसने आंखें खोल दी थी, लेकिन हर तरफ अंधेरा था। और उसने एकदम से चिल्लाया, मामा, इतना अंधेरा क्यों है? आपको पता मुझे अंधेरे में डर लगता है। लाइट कहाँ पे है? लाइट ऑन करें मामा प्लीज़। लाइट नहीं है बेबी, लाइट नहीं है, वो चली गई है। यहाँ पे लाइट बार बार ख़राब हो जाती है नेक्सी में। आई एम सॉरी, मैं अभी टॉर्च लेके आती हूँ, तुम डरो नहीं। मामा ने कहीं दूर से आवाज़ दी थी और विशु तो जैसे डर ही गया था, और वो जो भी था अब एकदम से उसने विशु के मुंह पे हाथ ही रख दिया था। और विशु उस परफ्यूम की सेंट से अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकता था ये कौन है। ये अंकल थे ना, जो कि ऐसे आके उसके ऊपर ही गिर चुके थे और अटैक कर रहे थे। हाँ अंकल, आप ऐसे क्यों आए हैं? आप दरवाजे से भी तो आ सकते थे, आपको विंडो से आने की क्या ज़रूरत है? मैंने बोला ना मैं नहीं आऊँगा वापस, जाएँ आप यहाँ से, चले जाएँ। वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था कहीं मामा सुन ही ना लें। और अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसने तो एकदम से जैसे विशु की शर्ट के बटन ही खोलने शुरू कर दिए थे, और विशु ने बोला, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई, कल शादी होने वाली है। और मैंने बोला ना मैं अच्छी वाइफ बनूंगा, फिर आप ऐसे क्यों ही खा रहे हैं? विशु फिर से बोल रहा था, और अब उस बंदे ने तो जैसे सख्ती से उसका मुंह बांद ही कर दिया था। वो आप उसकी शर्ट खोल ही चुका था, और एकदम से विशु ने जैसे उसके होंठों को अपने चेस्ट पे फील किया था, और वो जो भी था पागलों की तरह बस उसे किसी किए जा रहा था। और विशु डर ही क्या था, ये अंकल नहीं हो सकते, अंकल का टच उसे बुरा नहीं लगता। वो अब चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस बंदे ने तो जैसे सख्ती से उसका मुंह बांध ही कर रखा था। और अब तो विशु ने उसे किक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो जो भी था बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग था। और वो अब उससे किस करने के साथ साथ बाइट ही करना शुरू हो गया था, और विशु को कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। उसकी आंखों से तो जैसे आंसू ही निकलना शुरू हो गए थे।
विशु पास हाथ पैर ही मार रहा था और वो बंदा जो भी था बस किसी भेड़िए की तरह उसे नोच ही रहा था। और ये अंकल ही होंगे ना, वो बस उस पे अपना गुस्सा निकालने आ गए होंगे। हाँ, विशु सही सोच रहा था, ये अंकल ही थे जो उस पे गुस्सा निकाल रहे थे। उसने सॉरी भी बोला था ना, लेकिन उनका पास नहीं चला तो ऐसे उसके रूम में आ गए, वो भी अंधेरे का फ़ायदा उठा के। और अब उसके साथ क्या ही खा रहे थे, ये कौन सा ही तरीका हुआ गुस्सा निकालने का। विशु जो कि अब हद से ज़्यादा डाँट चुका था और वो उससे जो कि वैन चाहो था उसे वांगची समझ रहा था और उसके दिल में वांगची के खिलाफ कितनी ज़्यादा नफरत ही पैदा हुई जा रही थी। वांगची इतना ज़्यादा बुरा कैसे ही हो सकता है, वो उसका होने वाला हस्बैंड है क्या, वो एक दिन के लिए सब्र नहीं कर सकता। और उसने बोला था वो उसे बिना इजाज़त के नहीं छुएगा, उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, और अब वो क्या ही कर रहा था, विशु के साथ बहुत ही बुरा गा रहा था वो। और अब वैन चाहो तो जैसे उसकी पैंट की जानिब बढ़ रहा था, उसे उतारने वाला था। और वांगजी जो कि अब विशु के रूम के पास ही पहुंच चुका था, उसने क्या ही देखा था कि उसके रूम की विंडो खुली हुई है। और उसका दिल तो जैसे एकदम से परेशान हो गया। विशु की विंडो क्यों खुली हुई है, सब खैर तो होगी ना, वो ठीक तो होगा। वो एकदम से विंडो के अंदर जंप करके गया था और विशु जो के पास बेड पे ही था। वांगजी ने आगे बढ़ के विशु को देखा था और अंधेरे में भी वो फील कर सकता था कि वो जैसे तड़प ही रहा था बेड पे और वो कितना ज़्यादा डर गया था। और वो बस यही बोले जा रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दें अंकल, अंकल मुझे छोड़ दें। और फिर वांगजी ने जैसे उसे जाके हक कर लिया था और वांगजी को यही लगा था कि विशु शायद अंधेरे की वजह से डर गया है। वो उसे गले से लगाए पास कंसोल करना चाहता था, विशु क्यों डर रहे हो, मैं ही तो हूँ ना, मैं हूँ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो। और जैसे उसका हाथ अब विशु की बॉडी पे गया था और उसने क्या फील किया था, उसकी बॉडी जो कि गीली गीली हो रही थी और वो फील कर सकता था जैसे उसे कुछ चोट लगी है। और उसकी शर्ट खुली हुई थी और फिर उसने देखा उसकी पैंट भी तो थोड़ा नीचे हो चुकी थी। और वांगजी ने सोचा ये क्या ही हो गया होगा उसके साथ, वो पास उसकी पैंट ठीक करने ही वाला था कि यूं ने आके एकदम से जैसे चीख मारी थी। और तभी लाइट भी आ चुकी थी और उसने क्या ही देखा था, विशु जो कि बिल्कुल बहुत बुरी हालत में बेड पे ही था और जिसकी बॉडी पे जगह जगह पास काटने के निशान थे और जहाँ से ब्लड निकल रहा था। वो पास इतना ही बोले जा रहा था, अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दें। और वांगची वो पास उसके ऊपर झुका ही हुआ था, उसने उसे हाथ किया हुआ था और उसका हाथ उसकी पैंट पे था। साहब ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे के साथ। यूँ जो कि एकदम से परेशान हो गई थी और विशु ने आंखें खोल के देखा, हाँ वो वांगजी ही था जो कि ऐसे उसके साथ दरिंदों की तरह सलूक कर रहा था। और विशु ने जैसे बिना कुछ देखे समझे वांगजी के मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया था। आई हेट यू अंकल, मैं आप पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, मैंने आपसे प्यार किया, मैंने आपको आप अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया था और आपने मेरे साथ ये किया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, नहीं माफ़ करूँगा। भैया किधर हो आप, भैया मैं मार रहा हूँ, मुझे आके बचा लो, वो पास ऊँची ऊँची आवाज़ से बोल रहा था। और वांगजी उससे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो शौक था। और थोड़ी देर में सैमी भी वहाँ पे पहुँच गया था। उसने विशु को पास रोते हुए अबतर सी हालत में देखा था और मांगजी जो कि शौक हालत में साफ समझने की कोशिश ही कर रहा था। और उसने आगे बढ़ के विशु को हाथ कर लिया था।